फसलों में हम जो रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से फास्फोरस देते हैं, चाहे ये डीएपी है या एसएसपी है या एनपीके का कोई ग्रेड है या कोई दूसरा फर्टिलाइजर है जिसमें फास्फोरस है, वो फास्फोरस पूरा पौधों को नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से फास्फोरस दे रहे हैं, वो पूरा पौधों को नहीं मिल पाता और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आज इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। अब बात करते हैं फास्फोरस की कि ऐसी क्या बात है कि जो हम उर्वरक दे रहे हैं ये पानी में विलयशील है, मतलब घुल जाते हैं, घुलनशील हैं, सॉल्युबल हैं और इसके पानी में घुलने के बाद भी ये पूरा जड़ों तक नहीं मिल पाते। देखिए, जो फास्फोरस तत्व है बहुत ही क्रियाशील है, बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है और ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। ये किसी ना किसी से रिएक्शन कर लेता है। जो हम डीएपी के माध्यम से खाद देते हैं या एनपीके से दें या जो एसएसपी से दें, तो पानी में जब ये खाद घुलती हैं तो फास्फेट आयन को बनाती हैं। H2PO4 और HPO4 ये मुख्य दो रूप से होते हैं। तो ये फास्फेट आयन बनते हैं। कोई भी खाद हम डालेंगे, उर्वरक डालेंगे और ये जो खाद है ये पानी में घुलने के बाद क्या बनाएगी? फास्फेट बनाएगी। ऐसा नहीं है कि पानी में नहीं घुलती है, पानी में घुल जाती है और ये फास्फेट बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अब ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर अगर ये कैल्शियम है तो उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, अगर एल्युमिनियम है उसके साथ रिएक्शन करेगा, देन आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा और भी बहुत दूसरी मेटल्स हैं जो उनके साथ ये रिएक्शन करता है। तो खास तौर से मैंने बताई जो इनके साथ तो करता ही करता है। और भी बहुत सारे तत्वों के साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जिनके पास धनायन होते हैं, उनके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। अब ये जब रिएक्शन कर करके ये एक ऐसा बॉन्ड बना लेता है जो अघुलनशील हो जाता है। तो यहां तक तो जब फास्फेट बन रहा था तो सही था, ये घुलनशील था, पानी में घुला और ये पानी में घुल करके जड़ों तक मिलेगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, मिट्टी के अंदर जिंक प्राकृतिक रूप से मौजूद है, कैल्शियम तो बहुत ही ज्यादा है, जिंक भी है, एल्युमिनियम है, आयरन है और भी बहुत सारे हैं, कॉपर है, मैग्नीज है, बहुत सारे तत्व होते हैं और खास तौर से इन चार के साथ ये बहुत ज्यादा रिएक्शन कर लेता है और फास्फोरस ऐसे बॉन्ड बना लेता है कि वो पानी में फिर टूट नहीं पाते। अब जब ये टूट नहीं पाते तो पानी में घुल नहीं पाते, तो अब फास्फोरस अघुलनशील रूप में बदल जाता है। अब जड़ें किसी तत्व को लेती हैं पानी के माध्यम से और उसको पानी में घुलना जरूरी है, तो जड़ें जो लेती हैं वो लेती हैं फास्फेट को, तो जड़ें इसी को लेती हैं, फास्फेट आयन को। जड़ें इसके रूप में नहीं लेती, अगर उसने कॉम्बिनेशन बना लिया तब नहीं लेंगी। अब जो फास्फेट इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि हमने खेत में डाला, खेत में नमी है, पानी है, उसके अंदर घुला और जैसे ही घुला मिट्टी के कणों में जो ये कैल्शियम है खास तौर से उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब ये पानी में घुलेगा नहीं, जब घुलेगा नहीं तो जड़ों को मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी खाद डालते हैं उसका बहुत सारा भाग अघुलनशील रूप में रह जाता है, जड़ें नहीं मिल पाती। तो हम जो भी फास्फोरस की खाद डालते हैं वो पूरी की पूरी उस फसल को नहीं मिल पाती। अब ये जो फास्फोरस है ये जमीन के अंदर ही रह जाता है। अब ये जो बॉन्ड बनते हैं इसके साथ, चाहे कैल्शियम फास्फेट बने, एल्युमिनियम फास्फेट बने, आयरन फास्फेट बने, जिंक फास्फेट बने, ये पानी में घुलते नहीं है लेकिन रहते मिट्टी में ही है। अब ये पानी के साथ लीच भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि पानी के साथ घुल करके जड़ों से नीचे चले जाए, जैसे नाइट्रोजन चली जाती है, लीचिंग हो जाती है, इसकी लीचिंग भी नहीं होती, फास्फोरस की कोई लीचिंग नहीं होती है। ये मिट्टी के कणों में मतलब इनके साथ कंपाउंड बना के मिट्टी के कणों में रहता है, ना इससे कोई गैस बनती है। जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन जाती है, या अमोनिया से अमोनिया गैस बन जाती है, इससे ना तो कोई गैस बनती है कि ये वातावरण में चला जाए फास्फोरस गैस बन के, ना ये जड़ से नीचे जाता है कि इसकी लीचिंग हो जाए। तो इसका मतलब कि हमने जो फास्फोरस डाला है खेत में, कुछ तो जड़ों द्वारा ले लेंगी और कुछ अघुलनशील हो जाएगा। अब ये अघुलनशील मिट्टी के अंदर पड़ा है, फिर हमने अगली फसल बोई, उसमें भी हमने ये कोई भी खाद डालेंगे, फास्फोरस की डीएपी एसएसपी कोई भी खाद डालेंगे, उसमें से कुछ फास्फोरस जड़ें ले लेंगी और कुछ भाग घुलनशील हो जाएगा। तो ये रिपीटेड प्रोसेस चलता रहता है, कई फसलों तक ये चलता रहता है। तो धीरे 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 ये फास्फोरस बढ़ता जाता है। तो ये जो होता है हमारी जो खेती के लिए जो महत्वपूर्ण है वो घुलनशील फास्फोरस है, जिसे हम अवेलेबल फास्फोरस कहते हैं।
तो अब दो तरह का फास्फोरस हो गया, एक हो गया अवेलेबल जो उपलब्ध है फास्फोरस, यही पौधों को मिलता है। तो अवेलेबल तो हुआ है जो फास्फेट में बना और जड़ों ने ले लिया, और एक होता है टोटल फास्फोरस जिसमें दोनों हैं, ये भी है और अघुलनशील भी है। तो उससे होता क्या है कि टोटल में ये अघुलनशील फास्फोरस बहुत ज्यादा होता जाता है, ये सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मिट्टी के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम कई सालों से फास्फोरस की खाद डाल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ भाग जरूर मिट्टी के अंदर फंस रहा है जो अघुलनशील हो गया है। तो टोटल फास्फोरस तो हम देखेंगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जो घुलनशील है वो कम होता जा रहा है। तो जो टोटल फास्फोरस है इसकी मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है अगर हम हर फसल में फास्फोरस वाली खाद दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि मिट्टी में फास्फोरस तो है, अगर हम कई सालों से फास्फोरस की खाद दे रहे हैं तो मिट्टी में फास्फोरस तो है, लेकिन वो घुलनशील नहीं हो पा रहा है। किस रूप में है? इस रूप में है। इसको कैसे हम घुलनशील बनाएं, इस पे हमें प्रयास करना चाहिए ताकि इसको जड़ें ले लें। अगर ये घुलनशील हो जाएगा तो जड़ें इसको ले लेंगी। तो इसके लिए देखिए क्या है, प्रकृति ने बहुत सारे बैक्टीरिया दिए हैं, बहुत सारे फंगस दिए हैं, बहुत सारे सूक्ष्मजीव ऐसे दिए हैं जो इन कंपाउंड को सॉल्युबल करते हैं, इनको घुलनशील बनाते हैं, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में होते हैं। तो अगर इनकी संख्या मिट्टी में बढ़ा दें तो ये फास्फोरस को घुलने का काम कर देंगे। तो ऐसे ही जैव उर्वरक आते हैं, पीएसबी जैव उर्वरक। तो ये पीएसबी फास्फोरस सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, और आता है पीएसएम फास्फोरस सोल्युलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फास्फोरस को सॉल्युबल कराते हैं। तो ऐसे जैव उर्वरक जो फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं वो हमें मिट्टी में प्रयोग करने चाहिए। चाहे इसका सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, चाहे इसको गोबर की खाद मिला के इसको दे दीजिए। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे हम इसको प्रयोग करना चाहिए। यहां बात समझने की यह है कि हमारी मिट्टी के अंदर इस तरह के सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए जो फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं, और यह तभी संभव है जब आप ये पीएसबी पीएसएम वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरकों को प्रयोग करें। दूसरा ये हम प्रयास कर सकते हैं कि हम वैम का जो वैम माइकोराइजा जो आती है उसके हम ट्रीटमेंट करें। माइकोराइजा भी क्या करती है, जड़ों के चारों तरफ रह के फास्फोरस को घुलनशील बनाती है और फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाती है। तो माइकोराइजा हम हर फसल में प्रयोग कर सकते हैं। माइकोराइजा पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसको भी आप देखिए, माइक्रोराइजा को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। कृषि किसान प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो अपलोड है। तो माइक्रोराइजा का भी जरूर प्रयोग करें, ये इसकी घुलनशीलता को बढ़ाएगी, बहुत अच्छा ये काम करती है। और इसके साथ साथ माइक्रोराइजा का ये लाभ भी है, वो दूसरे तत्वों को भी उपलब्ध कराती है, पानी को भी अच्छा खींचती है जमीन के अंदर से। तो माइक्रोराइजा के बहुत सारे फायदे हैं। तो एक तो हमें क्या करना है, इस तरह के जैव उर्वरक पीएसबी वाले प्रयोग करने हैं, माइक्रोराइजा का हमें प्रयोग करना है। तीसरा हमारे ये प्रयास करना चाहिए कि चूंकि सूक्ष्मजीव इसको घुलनशील बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनका फूड जो खाना है वो होता है जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर हम अपने खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाएंगे तो इन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, एक्टिविटी बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो ये बहुत सारे एसिड्स निकालते हैं ये सूक्ष्म जीव, और वो एसिड क्या होता है, इसको घुलनशील करते हैं। तो देखिए जो एसिड होगा, जो अम्ल होता है, वो घुलनशीलता को बढ़ा देगा, कैल्शियम अलग कर देगा, फास्फोरस अलग कर देगा, वो एसिड काट देगा, एल्युमिनियम को अलग कर देगा और फास्फोरस को अलग कर देगा। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सूक्ष्म जीव बहुत निकालते हैं। तो डीकम्पोजिशन जब होता है ऑर्गेनिक मैटर, उसमें भी ऑर्गेनिक एसिड्स बहुत बनते हैं, वो भी इसको फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं। तो हमें जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप चाहे गोबर की खाद प्रयोग करें, चाहे मुर्गी की खाद प्रयोग करें, चाहे केंचुए की करें, चाहे कंपोस्ट करें, चाहे हरी खाद लें, चाहे फसल अवशेषों को मिलाएं, तो ये सारे हमें प्रयास करने चाहिए। जब हम सब प्रयास एक साथ करते हैं तब हम उसके रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो अगर आप लगातार रासायनिक खाद फास्फोरस की डालते रहेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश फास्फोरस फिक्स हो जाएगा। मिट्टी में कैल्शियम होता ही है, एल्युमिनियम होता ही है, आयरन है ही, जिंक भी है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, जितना भी है वो इसको फिक्स करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि फास्फोरस का पूरा लाभ आपको मिले, मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस है वो घुलनशील हो, तो इस तरह आप पीएसबी के जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, माइक्रोराइजा का प्रयोग करें, और जैविक पदार्थों को बढ़ाने का प्रयास करें, चाहे किसी भी माध्यम से करें। तो निश्चित रूप से जो फास्फोरस फिक्स हो गया है वो अवेलेबल होने लगेगा, उपलब्ध हो जाएगा, और आप देखेंगे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी कि कैसे हम फास्फोरस जो फिक्स हो गया उसको हम घुलनशील बना सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।